जय भीम, जय भारत. जय संविधान म्हणताना थोडा विचार येतो, कारण त्या संविधानाला वाचवण्यासाठी मी असमर्थ आहे. कारण रोज संविधानाची लक्तरे उडताना मला दिसत आहे. असो, जेव्हा वर्तमान भारतात युवांचे भविष्य हा विषय आमच्या समोर येतो, तेव्हा त्याच वेळेस आम्हाला त्या लहान मुलांचा देखील विचार येतो, जे लहान मुलं आज शालेय शिक्षणाकरता समोर जात आहे. आज नुकतंच आरटी वर गदा आणण्यात आलेली है. आरटी का जो सर आपके माहिती के लिए बता दूं कि आरटी का जो विषय है, महाराष्ट्र शासन ने आरटी को जिस आरटी के माध्यम से जिस दबे कुचले लोगों के लिए फ्री में प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया जाता था, आज आरटी के माध्यम से महाराष्ट्र शासन ने 1 किलोमीटर के दायरे में अगर गवर्नमेंट की स्कूल है तो वहाँ प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ऐसे फतवा निकाला है. अब हम युवा के भविष्य की बात करते हैं, हमारे बच्चों का ही भविष्य खतरे में है. बताने का तात्पर्य यह है कि आरटी का जब नियम बना था तब उस नियम में प्राइवेट स्कूलों को कंसीडर किया गया था. उसी तरह से सरकारी स्कूलें भी थी. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं वहाँ पर में जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑलरेडी. तो फिर आरटी का मतलब वहाँ पर में क्या आता है? आरटी 25 को आप वहाँ कैसे कंसीडर कर सकते हो? अगर आरटी 25 अगर हमारे को मिला है आर्टिकल 21A के अंतर्गत, तो वो केवल और केवल प्राइवेट स्कूलों के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए. आज हमारे जो शोषित पीड़ित वंचित जो बच्चे हैं, जो परिवार के बच्चे हैं, जिनको उच्च शिक्षा की ओर आरटी के माध्यम से जाने का एक अवसर था, वो भी आज छीन लिया गया. उसके अलावा जो स्कूलें महाराष्ट्र की मैं बात करूंगा, मैं अभी भारत की ओर नहीं जा सकता. जो स्कूलें महाराष्ट्र में करीबन 65,000 स्कूलें हैं जो बंद होने की कगार पे है, और ऑलमोस्ट 15,000 स्कूलें बंद हो चुकी है. क्यों स्कूलें बंद हो रही है? क्या कारण है? इन्हें हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं देना है, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो हम इनके बराबरी में आके बैठेंगे, और ये लोग ये नहीं चाहते कि इनके बच्चे पढ़े. ये जानबूझ के हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का एक तरह का इनका षड्यंत्र है. और हमारे बच्चे जो है वो लेबरस क्लास रहने को ना, ये इनकी मानसिकता है. आज हमारे को आईटी के माध्यम से हमारे बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे, लेकिन आज के बाद उनका वो उनको जो शिक्षा मिल रही थी वो भी शिक्षा से वो वंचित थे. ये तो बच्चों का हो गया. अब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे? वही फिर हम मराठी, हिंदी और उर्दू के स्कूलों में हम अपने बच्चों को डालेंगे, हमारा बच्चा कॉम्पीट ही नहीं कर पाएगा. हमारे को वो स्कूलें बचाना बहुत जरूरी है, सभी स्कूलें. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि हमारे बच्चों को पूरी तरह से शिक्षा से वंचित करने का एक षड्यंत्र है. इतना गहरा षड्यंत्र है कि हमारे बच्चे आगे में आने वाले समय में पढ़ नहीं पाएंगे. जो पैसा देगा वही पढ़ेगा, क्योंकि ये सारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से फिलॉन्थ्रोपिस्ट को यहाँ पर में पूरा शिक्षा का अधिकार दिया गया. यानी हमारे जो गरीब के बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे, और वो पूरी तरह से पूरी ताकत लगा रहे कि इनके बच्चे नहीं पढ़ देंगे. उसी तरह से अगर हम उच्च शिक्षा की ओर जाते हैं तो मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना बहुत पसंद करूंगा. उच्च शिक्षा में भी हमारे जो बच्चे जो 12वीं के बाद कोई IIM, IIT और बहुत सी जगह पढ़ने को जाते हैं, वहां पर भी उनको उच्च शिक्षा से वंचित करने का उनका एक षड्यंत्र चल रहा है. आज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर में, उस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक बच्ची का नंबर लगता है, वह बच्ची वहां एडमिशन के लिए जाती है.
जो इकोनॉमिकली वीकर होती है, जो आरक्षित घटक से होती है, अनुसूचित जाति की बच्ची होती है, जब वो वहां एडमिशन के लिए जाती है तो उसको 2 दिन दिए जाते हैं, सिर्फ 2 दिन। उसको 2 दिन दिए जाते हैं कि 2 दिन में आपको 2,40,000 भरना पड़ेगा। अब वो तो आर्थिक दृष्टिकोण से वो वंचित है, निर्धन है, वो 2,60,000 2 दिन में कहां से लाएगी? और जबकि नियम ये बोलता है कि कोई भी आरक्षित घटक का जो बच्चा है, सरकार शिष्यवृत्ति के माध्यम से उसके जितने भी शुल्क है वो भरती है। जब सरकार उसके अगेंस्ट में वो पैसा भरती है तो उसको एडमिशन लेते वक्त उससे पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। फिर भी उस बच्ची को 2 दिन का समय देते हैं, और 2 दिन के समय में वो बच्ची, जिसके पिताजी सेंट्री का काम करते हैं, जिसकी माँ बर्तन मांजने का काम करते हैं, क्या वो दो दिन में 2 लाख 1 लाख 2,40,000 भर सकेंगे? जबकि सरकार का नियम है कि हमें जो आरक्षित घटक के जो बच्चे, हमें किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश लेते वक्त एक भी पैसा नहीं भरना है। जब हमें पैसा नहीं भरना है तो महाविद्यालय हमारे से पैसा क्यों मांग रहा है? और जब मांग रहा है तो 2 दिन का समय दे रहा है। अब इसका मतलब यह है कि आप अगर एमएनएलयू में आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो एडमिशन लेने के बाद, यानी वहां पढ़ने के बाद आपको 50 लाख का पैकेज होता है 4 साल में। यानी वो बच्चा वो 50 लाख का पैकेज ना ले पाए, इसलिए उसको शिक्षा से वंचित किया जाता है। मतलब ये बच्चा अगर 2 दिन में पैसा नहीं भरेगा तो उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। अब उसकी मां कहां से लाएंगे, उसके पिताजी कहां से लाएंगे? तीसरा, कि आज महाराष्ट्र में, विशेषकर महाराष्ट्र में, जब मैं युवाओं को देखता हूं तो बहुत ज्यादा बेरोजगारी का प्रमाण मुझे बहुत ज्यादा पैमाने पे दिखता है, पूरे भारत में भी। अभी राजा ने बोला था जब भी उनके प्रस्तावना में कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, वो तो जुमला था, वो तो सबको पता चल गया। लेकिन अब जो महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियां हैं, उसकी आज की जो संख्या है 2,20,000 है पूरे महाराष्ट्र में। जो सरकार को भरना है, जिसको मंजूर, त्याला मंजूर पदे म्हणतात, 2,20,000 महाराष्ट्र शासन की नौकरियां शाबूत है, और उनमें उनको अर्जेंसी में 90,000 क्या करना है, 90,000 जगह भरना है। अब जब 90,000 उनको जगह भरना है तो उनको उसके लिए क्या करना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट निकालना चाहिए और लोगों को उस जगह का लाभ देना चाहिए। पर उन्होंने आउटसोर्सिंग का एक ऐसा माध्यम 2011 से लाया है कि वह जगह न भरते हुए आउटसोर्सिंग के माध्यम से वो बच्चों को भर रहे हैं। जहां पर में एक गवर्नमेंट सर्वेंट को आज का पेमेंट अगर 60,000 मिलता है, वही उस आउटसोर्सिंग के माध्यम से उस बच्चे को मिलता है 15,000। बताने का तात्पर्य है ये सारा षड्यंत्र है। अगर जगह भरने का है, सरकारी जगह है और वो भरने का है, तो सरकार ने उसको पूर्व प्राथमिकता में उस जगह को पहले भरना चाहिए, लेकिन वो भर नहीं रहे। इसलिए नहीं भर रहे क्योंकि वो आपको नौकरी नहीं देना चाहते हैं। और जब हम प्राइवेट में नौकरी के लिए जाते हैं तब तो और ही विदारक परिस्थिति है। प्राइवेट में जब मैं नौकरी को जाता हूं तो मैं जिसके पास मैं नौकरी को जा रहा हूं वो उस जगह का मालक है, और जब वो उस जगह का मालक है तो वो डिसीजन मेकर है। मेरे पास कितनी भी डिग्री रहो, वो उसके इस संबंध वाला जो भी व्यक्ति होगा उसी को लेता है। मेरी डिग्री कोई काम नहीं करती। यह बहुत विदारक परिस्थिति है। प्राइवेट में क्या हो रहा है, आप प्राइवेट में जब भी जाओ आपको सारी चीजें आपको अनुभव में आएंगी। आपके पास कितनी भी डिग्री हो, कोई काम की नहीं है। उनके पहचान का आदमी वहां लगाया जाएगा। यानी आप गवर्नमेंट सर्विस को आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, डायरेक्टली आप अटैक कर रहे हो संविधान पे। इसलिए मेरे को डर लग रहा है कि मैं जैसे संविधान पे ऐसे बोलूं, संविधान की यानी वो संविधान के चितड़े कर रहे हैं। आज इतने बड़े पैमाने में हुआ है। कभी ये लोग बोलते हैं कि आपको
बिजनेस करना चाहिए। हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आपको बिजनेस के दरवाजे ओपन करते हैं। तो जब हमारा बच्चा बिजनेस की ओर बढ़ने जाता है, स्किल डेवलपमेंट का क्लास करता है, क्लास करने के बाद फिर वो जब उसको एक बिजनेस स्टार्ट करना होता है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जब बच्चा जाता है तो उसको इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, उसको हरास किया जाता है, उसको लोन नहीं मिलता। ये वास्तविकता है। वो चक्कर मारता है, साल भर चक्कर मारता है, लेकिन उसको लोन नहीं मिलता। ये वास्तविकता है। यानी एक तरह से आपको दिखाया जाता है कि हम आपके लिए रोजगार के अवसर खुले कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से आपको रोजगार से वंचित किया जाता है। ये षड्यंत्र है, हमारे को समझना होगा। और ये जितनी भी समस्या है, अब हमने हमारे पूर्व वक्ताओं ने सभी ने बोले, सब ये जितनी भी समस्या है, इस समस्या का एक में सोल्यूशन है, वो सत्ता। और अगर सत्ताधारी इस समस्या का हल नहीं देता है, तो सत्ताधारी को उस सत्ता से बेदखल करना तुम्हारी मेरी सबकी जिम्मेदारी है। मैं आज के इस अवसर पे आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप समय जागने का है, सोने का नहीं है। ये हॉल में जितने बैठे हैं, ये बात सिर्फ इस हॉल तक सीमित ना रहे। ये हमारे को पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा, हमारे को बताना पड़ेगा हम किस समस्या से ग्रस्त हैं, और इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है हमारे को वो भी बताना पड़ेगा। जब हम ये सारी चीजें करेंगे, तभी हम इस देश में परिवर्तन पाएंगे, अन्यथा फिर हम गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं, और गुलामी की जंजीरें हमारे को और जकड़ती जा रही है। इतना ही बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ जो कार्यक्रम युवा परिषद के माध्यम से या जिन्होंने ऑर्गेनाइज किए, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस तरह से कार्यक्रम होने चाहिए, जगह जगह होने चाहिए। धन्यवाद। जब तक आपकी तरह युवा समाज में हैं, तब तक वो सभी